तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तथा चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, आज सुबह जब मैं लाइव क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे ढूंढें। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स देखे मैंने। अब कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो लाइव पे आया था मैं, जहां पर मैंने देखा कि भाई मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। जी हाँ, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आपने अपना प्यार हमारे लिए बनाए रखा है, और जब आपने अपना प्यार मेरे लिए बना के रखा तो मैं तुम्हारा हाथ कैसे छोड़ दूं। इस समय में जब आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूं। जी हाँ, तो इसी वजह से मैंने ढूंढ कर छांट कर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छांटे हैं कि 2 नंबर की कैसे तैयारी करनी चाहिए और 4 नंबर के क्या क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्या क्वेश्चन है जिनको थोड़ा और अच्छे तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो चैप्टर है बेटा, अध्याय नंबर 1, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश मीडियम वाले परेशान नहीं हो, इसी का नाम है अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, ये नहीं सोचेंगे सर हिंदी में लिखे मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें पहला टॉपिक क्या है बेटा हमारे पास, चार्ज। आपको चार्ज मतलब कि आवेश के बारे में पढ़ डालना है अच्छे तरीके से। अगला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का क्वांटिमीकरण। Q इज इक्वल टू NE का जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। ठीक है, अगला कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ में जो पूछे जाने वाला टॉपिक है वह है कूलाम के नियम की सीमाएं। क्या पूछा जा सकता है, लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ। तो लिमिटेशंस को अच्छे तरीके से रिमेंबर मतलब कि याद कर लीजिएगा। अगला विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या पूछे जा सकते हैं, प्रॉपर्टीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है। व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती हैं। यदि आप सारे गुण पढ़ लेंगे तो आसानी से आप इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव पढ़िए और द्विध्रुव आघूर्ण पढ़िए। इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट पढ़ना है। अगला विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको भी पढ़ लीजिए बेटा, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे और गॉस लॉ का स्टेटमेंट याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने आपको बताया है कि इन टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप पहले चैप्टर से 2 मार्क्स का आराम से गेन कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस में बेटा हमारे पास ये 3 या 4 मार्क्स में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि 4 मार्क्स में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। आपको बोल रहे हैं हमारे पास यदि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, प्लस और माइनस चार्ज को एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे सेपरेट करेंगे तो हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा। उस इलेक्ट्रिक डायपोल से किसी r डिस्टेंस पे एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डेरिवेशन करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक डायपोल होगा, द्विध्रुव होगा, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निम्नित करना है। यही नहीं, सेम और सेम दूसरा वाला भी है, बस इस बार निरक्षीय स्थिति बोला है, कोएक्सियल पोजीशन। कोएक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डेरिवेशन करना है, मतलब कि निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निम्नित करना है। 2 क्वेश्चन बता दिए, 2 और सुनिए तीसरा और चौथा। तीसरा प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत दिश ध्रुव नहीं होगा बेटा, ये द्विध्रुव होगा, पर लगने वाले बल का आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बल आघूर्ण किन स्थितियों में न्यूनतम एवं अधिकतम होता है। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल टॉर्क। क्या है अपने पास, टॉर्क से क्या तात्पर्य है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बोल रहे हैं हमारे पास यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने एक डायपोल रख दिया, ठीक है, तो इस पे फोर्स लगेगा बेटा, बिल्कुल लगेगा। इस फोर्स की वजह से इस पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क मतलब कि टाउ मतलब कि बल युग्म लगेगा। उस बल युग्म का फॉर्मूला डेरिवेशन करना है। ठीक है, चलिए अगला क्या है बेटा, गॉस का प्रमेय लिखिए। गॉस के प्रमेय से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम व्युत्पन्न कीजिए। मतलब क्या करना है, गॉस का थ्योरम बताना है और कूलाम्स लॉ का भी डेरिवेशन करना है। तो इस प्रकार से आपने पहले चैप्टर को देखा कि चैप्टर 1 से हम इतनी चीजें यदि कवर कर ले तो अपना काम हो जाएगा। अब बढ़ जाए चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 में मैं आपको बताता 2 मार्क्स में आपको क्या करना चाहिए। 2 मार्क्स के लिए आपको करना चाहिए समविभव प्रश्न, मतलब इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। इक्यू पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है। समविभव प्रश्न की प्रॉपर्टीज मतलब कि गुण पढ़ लीजिए कि भाई 2 समविभव प्रश्न एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप यदि पढ़ लेंगे तो आराम से 2 नंबर पा सकते हैं। अगला है, ये नहीं मिला तो ये मिल सकता है, परावैद्युत का ध्रुवण। क्या मिल सकता है, परावैद्युत का ध्रुवण। अगला है
विद्युत प्रवृत्ति मिल सकती है, मतलब कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है पूछ लिया जाए कि के एंड चाय में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के एंड चाय, ठीक है, पूछा जा सकता है के और चाय में क्या रिलेशन है, इसका डेरिवेशन भी है, कर लीजिएगा। अगला है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता की परिभाषा, मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q इज इक्वल टू CV से बनता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूं, विद्युत धारिता की बात कर रहा हूं, इस फॉर्मूले का कैसे डेरिवेशन हुआ था, कैसे ये छोटा सा फॉर्मूला बना था, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, क्या 1 फेरेड का सिंगल कंडक्टर पॉसिबल, क्या 1 फेरेड का सिंगल कंडक्टर यदि हम बनाएंगे तो उसका रेडियस क्या होगा, ये सारी चीजें, मतलब इससे रिलेटेड टर्म्स जो भी आपको मिलेंगे उनको पढ़ लेंगे। और लास्ट है संधारित्रों का संयोजन। बेटा ये वो टॉपिक है जिससे अक्सर न्यूमेरिकल बनता है, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को तैयार करना और डेफिनेशन भी याद करनी, छोटे छोटे डेरिवेशन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी चैप्टर से 3 और 4 मार्क्स में आपको बता देता हूं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0। हिंदी में पढ़ देता हूं। सिद्ध कीजिए कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। अब इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब ये होगा यदि हमारे पास यहाँ पर एक डायपोल है, ठीक है, डायपोल क्या होता है भाई, 2 charges of equal magnitude but opposite nature when separated by very small distance, then the system of charges said to be an electric dipole। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, जब दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज होंगे लेकिन अपोजिट नेचर होगा, एक प्लस का 10 एक माइनस का 10, तो ऐसे अपने पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है, मतलब विद्युत द्विध्रुव बनता है। निरक्षीय स्थिति मतलब कोएक्सियल पोजीशन ये है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, ये आपको प्रूव करना है, देखिएगा। अगला है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय। अभी यदि अपने कोएक्सियल की बात की है, निरक्षीय की बात की है, तो अपन बात कर रहे हैं अक्षीय स्थिति में, मतलब एक्सियल पोजीशन में डायपोल मोमेंट, सॉरी डायपोल की वजह से हमें क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। चलिए अभी ये 2 क्वेश्चन इससे तो हो गए, अभी 2 क्वेश्चन और देखते हैं। संधारित्रों के प्लेटों के बीच, बेटा इसके थोड़े चांसेस लग रहे हैं मुझे कि ये आईएमपी हो सकता है। संधारित्रों की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरे होने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निगमित करना है। जब बीच में क्या हो बेटा, बीच में एक परावैद्युत माध्यम रख दिया गया और आंशिक रूप से रखा गया हो, ये फॉर्मूला याद होगा, ये डी होता था और इसकी मोटाई कितनी होती थी, टी होती थी। इंग्लिश मीडियम वालों के derive the expression for the capacitance of a parallel plate capacitor। What is a parallel plate capacitor? बेटा देखिए, 2 प्लेट्स पैरेलल में लगा के पहले को प्लस क्यू चार्ज दे दो, दूसरे को क्या कर दो आप, अर्थिंग कर दो, तो हमारे लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा। और उसके बाद अपने पास क्या है बेटा, यहाँ पर बीच में लगा हुआ है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसकी जो थिकनेस है वो है टी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। इस टाइम पे अपने को क्या निकालना है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डेरिवेशन करना है। आगे आवेशों की पुनर्वृत्तिकरण में ऊर्जा हानि, मतलब जब 2 आवेश होंगे, 2 कंडक्टर होंगे, उन दोनों को कनेक्ट कर दूं, ठीक है, 2 कंडक्टर से उन दोनों को यदि मैं कनेक्ट कर देता हूं तो उसकी वजह से जो एनर्जी लॉस होगा उसके बारे में हमें बताना है। सिद्ध कीजिए कि आवेशों की पुनर्वृत्तिकरण में सदैव ऊर्जा की हानि होती है। क्या क्वेश्चन बनेगा, प्रूव दैट देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इस प्रकार से सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन बता दिए। अब बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर पर, क्या नाम है, विद्युत धारा। इंग्लिश मीडियम वाले याद रखें, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर, ठीक है। चलिए, धारा घनत्व मतलब कि करंट डेंसिटी याद रखेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट डेंसिटी, इट इज J इज इक्वल टू I डिवाइड बाय A, मतलब कि करंट डिवाइड बाय एरिया। अगला है अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट के साथ क्या रिलेशन होता है, याद रखिए I इज इक्वल टू NEAVD। बस ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जो आप याद रखेंगे, इनकी डेफिनेशन याद करेंगे तो 2 मार्क्स की तैयारी इस चैप्टर से भी हो जाएगी। मोबिलिटी, गतिशीलता की तैयारी करेंगे, ठीक है। प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमने पढ़ा बेटा जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो प्रतिरोधकता किस बात पे निर्भर करती है, ताप पर, मतलब कि टेम्परेचर पर। तो इसलिए आपसे ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर पढ़िए। आंतरिक प्रतिरोध मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की डेफिनेशन भी तैयार कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। जी सर, आगे की ओर बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं हमारा अगला चैप्टर। अगला चैप्टर क्यों, पहले इसको चैप्टर के 3 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो थर्ड चैप्टर रहा है उसमें हमने अक्सर देखा कि 4 नंबर का बहुत कम सवाल बना है, 3 या ऐसा चलता रहा है, ठीक है, 3-2 तो ये देखते हैं 3 नंबर में क्या बन सकता है बेटा, एक्सप्लेनिंग किरचॉफ्स लॉ इन इलेक्ट्रिक करंट विद डायग्राम। अपन को बोला धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों को सचित्र समझाइए, पहला, ठीक है। किरचॉफ के दोनों लॉ याद रख लेने हैं और साथ ही साथ में अंतर्गत जो अपने किरचॉफ के डायग्राम्स हैं वो भी बनाने, ठीक। अगला अनुगमन वेग तथा विश्रांति करण में संबंध स्थापित कीजिए, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशनशिप टाइम,
ठीक है, रिलेशन डिराइव करना है। अगला, एक चालक के विशिष्ट प्रतिरोध हेतु मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत विश्रांति काल के पदों में व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ है। यदि आप डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ देखेंगे इस थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से, किससे, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो रेजिस्टिव वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपको करना है। ठीक, चलिए, इस प्रकार से थर्ड चैप्टर हुआ। अब लास्ट चैप्टर बच रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकाली जाती है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग डेफिनेशंस है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल की बात कर लूं, मतलब कि सीधे हाथ के अंगूठे का नियम। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन होगी जो आपको याद करनी। ठीक है, फ्लेमिंग के हाथों का नियम याद रखना है। ठीक, आगे लॉरेंज बल क्या होता है बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा। लॉरेंज फोर्स के बारे में है, क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स अपन इसको बोलेंगे, टोटल लॉरेंज फोर्स बोलना है तो क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा की कहानी बनेगी। आगे बढ़ते हैं, शंट को पढ़ लीजिए। शंट की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसका डेरिवेशन देखेंगे। दो चालकों के मध्य बल, ये जो बल लगता है इसमें आपसे बेटा सिंपल सीधा सवाल पूछा जा सकता है, यदि करंट सेम दिशा में बह रही है तब जो हमारा बल लगेगा, दोनों में आकर्षण का लगेगा या प्रतिकर्षण का लगेगा, और जिस नियम के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो उस नियम को भी लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है 2 नंबर में। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा 3 या 4 नंबर की तरफ। 3 या 4 में क्या सकते, देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न बन सकता है। स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्कुलर लॉ। व्हाट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ, क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन, क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बस इतना आपने को याद रखना है, इसका छोटा सा डेरिवेशन कर देना है, अपना काम हो जाएगा। अगला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, धारावाही चालक, एक चालक होगा उस पर कितना बल लगता है, इसका डेरिवेशन करना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को रख देता हूं तो बताइए भाई इस पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट पर कि आपको और क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक निम्न कीजिए। अभी आपको बोला था ना, जब दो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो कौन कितना फोर्स लग रहा होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, ये वाली बात। अभी यहां पर क्या बोला बेटा, फॉर्मूला डेरिवेशन ही करना है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है धारावाही वृत्ताकार कुंडली। देखो बेटा, ये क्वेश्चन पहले 4 या 5 नंबर में आया करता था, अभी कुछ समय से आना बंद हो गया है, तो मैं उम्मीद जरूर कर रहा हूं कि सरप्राइज में आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए, है ना। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए कि obtain expression for the magnetic field in intensity at a point on the axis of current carrying सर्कुलर लूप। ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पर यदि आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डेरिवेशन कर लेते हैं तो क्या ही बात होगी। बड़ा है, टफ है, लेकिन बेटा समझाया है अभी मैंने। जो आप सुबह की लाइव क्लास अटेंड किए होंगे तो समझाया है, और नहीं मिलता है तो सुबह वाली लाइव क्लास देख लीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लीजिएगा 4th चैप्टर का। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिए। अब आपके मन में सवाल आएगा, मेरे को पता है भाई, मेरे को बात यह है कि महा रिवीजन करना क्यों आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, हमारी बात यह है कि जब आप इतने सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, आप कहते हैं सर अब हो जाएगा क्या हमारा काम। कमेंट आएंगे, बिल्कुल कमेंट आएंगे, सर इतना ही पढ़ लेने पर क्या सारे अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। कमेंट आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब आपको बताता हूं बेटा क्या लिखा है। महत्वपूर्ण बात क्या है, रिवीजन। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हमारे लिए, रिवीजन। यदि आप पर डे मेरी क्लास लेने के बाद रिवीजन नहीं कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को लेने के बाद भी रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो बेटा नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि केवल सपने देखने से कोई काम नहीं होते हैं। सपनों के लिए क्या, एक बार आपने थॉट सुना वो वाला, वो थॉट इस प्रकार से है कि जो सोते हैं, सोकर सपने देखते हैं, उनके सपने पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, जो सपनों पे काम करते हैं उनके ही सपने पूरे होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से रिवीजन करना है अपन को, पर डे रिवीजन करना और तरीके से रिवीजन करना है। ठीक है, अब सीधी सी बात यह है कि पर डे हम सुबह 7 बजे लाइव क्लास में मिलेंगे और शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास में मिलेंगे। तो आज शाम हम क्या करने वाले हैं, आज शाम को 5, 6, 7, 8 इन 4 चैप्टर्स काम करने वाले रिवीजन तगड़े तरीके से। उसमें आज मैं ये काम करूंगा बेटा, क्योंकि आईएमपी आप लोग बहुत बोलते हैं, तो सिर्फ यही काम करूंगा। इस बार मैं चैप्टर वाइज नहीं चल के डायरेक्ट आईएमपी ही पढ़ा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस किए हैं कभी पहले, उन क्वेश्चंस को लिखूंगा और डायरेक्ट उन्हीं को पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, फिर अपन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।